So today I am going to discuss a very important topic, light. As we all know that light is a very controversial topic. Why? Because right from the beginning there was so many of the hypotheses regarding the nature of light. Somebody said that it is a particle nature, it is a wave nature. Somebody says it moves in a straight path, somebody says it's moved in a wave form. So there were so many of the conclusions outdrawn. So we can say that light में इतने प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि लाइट हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स देती है. पार्टिकल नेचर के एक्सपेरिमेंट्स देती है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी ये पार्ट ऑफ स्टडी नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको. इसी प्रकार से वेव के सारे एक्सपेरिमेंट्स देती है, ये इंटरफेरेंस देती है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर ऑफ लाइट. सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच इन डिटेल. आज हम केवल ये मानकर चलेंगे कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन. हम लाइट का रे नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं आज. रे नेचर मीन्स लाइट एक सीधी रेखा में मूव करती है. सीधी है ना, एक सीधी रेखा में लाइट मूव करती है, ऐसा हम मान लेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस वट एवर द पॉसिबिलिटीज वी आर हैविंग. ओके, लेट्स सी. सपोज ये एक प्लेन है, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है. आप देख सकते हैं ये एक 2 डायमेंशनल मतलब जितने भी एरिया वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई सर्कल हो, ये सारे फिगर जो होते हैं 2 डायमेंशनल हैं. 2 डायमेंशनल मतलब कि इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ है ना, 2 डायमेंशन में ही ये मेंशन किए जाते हैं. जितनी भी चीज़ें जिनके पास वॉल्यूम है, जैसे ये चीज़ है ना, जैसे सपोज ये वॉल्यूम, ये 3D फिगर है, इसके पास कोई लेंथ है, कोई ब्रेथ है और कोई हाइट है. ये एक वॉल्यूम बनाता है. ठीक है, इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक फिगर. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी डिस्कस वंस अगेन व्हाट अ प्लेन इज. दिस इज अ प्लेन एज यू सी दैट. ओके, दिस इज अ 2D फिगर. व्हाट इज इट? इट इज़ अ 2D फिगर. 2 डायमेंशन ही है, लेंथ और ब्रेथ. मोटाई है इसकी, it is also having a width, but that is negligible. You can see that it is almost negligible, so we can neglect it in respect to the length and breadth of it. ठीक है. So now why was it so necessary to discuss all these? अभी आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो लेट मी डिस्कस दैट किस प्रकार से हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में मूव कर रही है. ठीक है, तो सीधी रेखा में आती हुई लाइट, द लाइट इज कमिंग स्ट्रेट इन अ लाइन. Let me just change my pen, actually it is not working well. Okay, so light is coming like this and this is the interface. अभी इंटरफेस क्या चीज़ है? देखो, जब भी 2 मीडियम सेपरेट होते हैं, मान लो यहाँ तक एयर थी, इसके बाद ये नदी थी, ये पानी है. ये एयर मीडियम था, ये पानी मीडियम है. इसी प्रकार से कोई और मीडियम हो सकता है. मान लो ये एयर था, ये ग्लास है ना. तो मान लेते हैं यहाँ तक एयर है, यहाँ तक एयर है, इसके बाद ग्लास है, इसके बाद वाटर है, यहाँ ग्लास है, ये वाटर है, यहाँ एयर है. मतलब इसके बाद चाहे तो आप यहाँ वाटर रख दीजिए, चाहे यहाँ ग्लास रख दीजिए. तो हर वो लाइन जो 2 मीडियम को सेपरेट करती है, उसको हम लोग, उस प्लेन को एक्चुअली इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं ये 2 अलग अलग मीडियम है. मान लेते हैं ये एयर है यहाँ पे और यहाँ वाटर है या ग्लास, जो भी आप रखना चाहें. ओके, एनी वन ऑफ द 2 यू कैन कीप इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्चुअली लेट मी रब दिस डाउन, आई मीन इट इज़ नॉट सो नेसेसरी. लाइट अगर इस इंटरफेस पर पड़ी है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. लाइट एक सीधी रेखा में आ रही थी. ठीक है, लाइट अगर यहाँ पड़ी है इस इंटरफेस पे, अब ये मीडियम बदलने जा रहा है, यहाँ मीडियम इस पॉइंट पर बदल जाएगा, इसके बाद वाटर है. तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. पहली पॉसिबिलिटी कि लाइट इससे टकरा कर इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. दूसरे मीडियम में वो प्रवेश नहीं कर पा रही है. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन लाइट ऑन एन इंटरफेस, ऑन द वर्ज ऑफ एन इंटरफेस, when it does not enter into the other medium, it reflects back in the same medium. This phenomena is known as reflection. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाए. जब भी ऐसा होता है तो लाइट अपने जो पाथ होता है, जिस पाथ में आ रही होती है, उस पाथ से वो थोड़ा सा डेविएट हो जाती है. अब डेविएट होने के 2 तरीके हैं, या तो ये ऐसे डेविएट हो जाए या ये ऐसे डेविएट हो जाए.
ठीक है। ये किस तरफ डेविएट होगी, ये हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी मैं सब चीज़ डिस्कस करूंगा, रिफ्लेक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, रिफ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो या तो लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम में, और अगर कर जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट पड़ रही है वहाँ पे, ना रिफ्लेक्शन हो रहा ना रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डील एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवर हियर। सो वी आर ओनली कंसर्न विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एस्पेक्ट। हम केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो बी केयरफुल फ्रॉम नाउ। जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन। क्या डिस्कस करने वाला हूँ भाई? रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में सारी बातें मैं करूँगा। देखो, अगर कोई चीज़ आपको नोट करनी है तो वो आप नोट कर सकते हैं। In between, if you want to note down something, just pause the video, note down the things, or if you have left anything, just go backward and see the video, whatever you have left. तो उस चीज़ों को पीछे जाकर every now and then you need to go back, because this video is just been made to make sure that you get everything in your mind. So see the video, draw its image inside your brain, and because if you do not keep video as a help for the future, I mean just try to make a map of it inside your mind. Okay, so let me make it more clear. अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट टकरा कर उसी मीडियम में रह जाए। ये कोई ऐसा मीडियम है, इसको रिफ्लेक्टिंग मीडियम कहते हैं। अब रिफ्लेक्टिंग मीडियम के बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्टिंग मीडियम कैसे बनाया जा सकता है। बहरहाल ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, ये लाइट को दूसरे मीडियम में प्रवेश नहीं करने देगा। एक प्लेन मिरर जो होता है वो भी रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है, अभी उसकी डिस्कशन होगा। पहले आप ये देखिए, आप मान लेते हैं ये आ रही है लाइट, जिस पॉइंट पर ये इंटरफेस को टच की, अब यहाँ से पानी शुरू होगा या ग्लास शुरू होगा, जो भी है। ये एयर था, ये वाटर हो सकता है, वाटर से दो अलग अलग मीडियम की बात है। मान लेते हैं मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। आई एम नॉट गोइंग टू डेजिग्नेट वेदर इट इज़ एयर और इट इज़ ग्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन लेटर वन। जिस पॉइंट पर ये टकराई है, तो ये जो आने वाली रे है, जो रे आती हुई रे है, आप सबसे पहले इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। यू हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ये जो आ रही है रे, इस नॉर्मल से जितना एंगल ये बना रही है, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड दिस कमिंग रे विल बी नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है आपकी। ठीक है, ये आने वाली रे है, इंसिडेंट रे। ये टकराती है और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है उधर। ये एंगल भी हमारा थीटा है, मान लेते हैं इसको थीटा 1 कह देते हैं, इसको थीटा 2 कह देते हैं। दूसरा एंगल है। ये रे जो टकरा कर जा रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ में आई? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब अगर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, इफ एट ऑल देयर इज अ रिफ्लेक्शन हैपनिंग, देन इट मस्ट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की दो लॉज हैं। लिसन देन केयरफुली, व्हाट आर दोज? आई एम ट्राइंग टू फर्स्ट डिक्टेट इट एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट व्हाट इट इज सेइंग। रिफ्लेक्शन की पहली लॉ ये कहती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों, देखिए दो हैं एक्चुअली हमारे पास रूल्स। अब दोनों में से किसी को पहला, किसी को दूसरा मान लो। सबसे पहले हम लोग, चलो किसी ने किसी को पहला कह दिया, किसी ने किसी को, मैं कहता हूँ चलिए आपके पास दो नियम है, मैं पहला नियम को बाद में बताता हूँ, पहले दूसरा नियम बताता हूँ। देखो, सबसे पहला ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और ये नॉर्मल जो है, ये तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे।
प्लेन मतलब समझ रहे हो, मतलब ये इसी प्लेन में, यानी रे अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। मतलब आप समझिए, यहाँ से देखिए, अगर ये रे आई तो टकरा कर ऐसे ही गई, टकराने के बाद ऐसे या ऐसे नहीं गई। यानी कि ये जो आ रही है रे, इसको रिफ्लेक्ट होती हुई रे को और नॉर्मल को, अगर तीनों लाइनों को मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पेज लगा दें तो तीनों इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि इसी प्लेन में ही ये पॉसिबल है। प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, यानी अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो इसी प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होगी वो। ऐसा नहीं है कि वो प्लेन चेंज कर देगी, यानी ऐसे आने वाली लाइट ऐसे नहीं चली जाएगी और ना ही वैसे चली जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक लॉ ये हो गई। कमिंग टू द सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो एंगल ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकेंड, इन फैक्ट इट इज़ फर्स्ट यू कैन से। तो दो आपके पास नियम है, रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से वो रिफ्लेक्शन होगा, और ये और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं और समझा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने ये बना दी। ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि इस साइड से लाइट नहीं लाएंगे, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, इस साइड मतलब ये दिखा दिए, मतलब ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, सॉरी ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे बना के दिखा दिए कि सारा फिनोमेना इधर से होगा। ठीक है, मान लो ये हमारी लाइट आ रही है, अब अलग अलग चीज़ देखते जाओ। मान लो ये लाइट आई, भैया बना दो नॉर्मल यहाँ पे, तो ये लाइट आई है तो ऐसे चली जाएगी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। मान लो लाइट ऐसे आई है, कोई बात नहीं, कैसे भी आए, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। कोई दिक्कत है? अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से कि ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। यानी कि अगर रे, मान लो जो रे आ रही है वो ऐसे आ रही है, छोटा एंगल बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा एंगल बनाते हुए आ रही है तो छोटा एंगल बनाते हुए जाएगी, पर ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे भाई, ये ध्यान रखना, इसे नहीं बदलना। डू नॉट चेंज द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। तो भैया ये बताओ, 30 डिग्री बनाते हुए आ रही है तो 30 डिग्री बनाते हुए जाएगी, 60 डिग्री बनाते हुए आ रही है तो 60 डिग्री बनाते हुए जाएगी। किससे? नॉर्मल से। 45 डिग्री बनाते आ रही है 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री बनाते हुए आ रही है तो 0 डिग्री बनाते हुए जाएगी ना। यानी अगर सीधी रे आ रही है, यानी एकदम सीधी आ रही है, तो अगर नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल भी तो इसी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा ना। तो यानी ये जो आने वाली रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओगे तो ये तो दोनों एक ही लाइन हो जाएंगी। इनफैक्ट ये आने वाली रे नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है, तो 0 डिग्री बनाते हुए रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी अगर सीधी जब कोई रे पड़ती है तो बस उसी रेखा में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है सीधी। ठीक है, तो हमारे नियम नहीं बदलते। वी आर हैविंग 2 रूल्स, दोनों रूल अच्छे आ रही है। पहला रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड रूल ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। है दिक्कत? कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं है ना? इट्स वेरी क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, जल्दी से हम लोग बात करते हैं आगे, और मैं ये रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको देखनी थी वीडियो में पीछे जाकर देखिए, पीछे जाके आप रिकैप कीजिए, सब चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, डोंट नीड टू वरी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अब हम लोग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है यार? ऐसा है, मिरर क्या है आप समझ लीजिए, कोई भी सरफेस मिरर की जैसा काम कर सकती है। जनरली हम लोग मिरर के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं ग्लास प्लेट।
हमने जो अपने शीशे देख रखे हैं उसमें क्या है, वो एक सिंपल एक ग्लास प्लेट होती है, उसके एक साइड, जो साइड आप देखते हैं उसके पीछे वाली साइड, उसमें सिल्वर पॉलिश कर दी जाती है और इस वजह से वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। तो जो उससे लाइट पड़ती है वो टकरा कर वापस चली जाती है। ठीक है, तो याद रखिए कि कोई भी सरफेस, एक बात बताओ, कोई चिकना मान लेते हैं प्लेट है आपकी, स्टील की प्लेट है और एनी मेटल, if it is a shiny one, you can see that it is a reflecting surface. You can see that, you can see your image in it. Okay, it means that it is a reflecting surface. It's not a glass then. So generally, if you are going to discuss a very good example of reflecting surface, then it is more than a time it is a glass. तो ग्लास क्या होता है पता है आपको? कोई भी सरफेस आपने मान लेते हैं, कोई भी यही है, मान लो ये मेरे पास एक ग्लास प्लेट थी, ये एक पेज है, बट इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये ग्लास प्लेट है। Okay, let's assume that it is a glass plate. If it is a glass plate, one side of it, इसको सिल्वर से हम लोग रब कर देंगे, सॉरी सिल्वर जो है पॉलिश कर देंगे। तो अब ये इधर से शीशे की तरह दिखाई देगा। अब मैं जब चेहरा अपना देखूंगा तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, अब वो चेहरा कैसे दिखाई देता है, इमेज फॉर्मेशन, ये सारी बातें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिर से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। मैं प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा मिरर से r डिस्टेंस दूर है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक, तो ऐसा करते हैं हम इस पॉइंट से दो रे फेंकते हैं। अब अभी हम बताते हैं दो रे क्यों फेंक रहे हैं और रीज़न क्या है उसका। सबसे पहली रे तो हमने ऐसे फेंकी, ऐसे हमने इससे दो रे पास कराई, एक ऐसे कराई और एक सीधे कराई। अब जरा देखो, जो सीधे जाएगी वो टकराने के बाद वापस ऐसे ही लौटेगी, यानी ठीक है ऐसे ही लौट के चली जाएगी वैसे ही। और जो ऐसे जाएगी वो देखिए इस पॉइंट पर पहुंची तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो एंगल बनाते हुए आ रही थी उतना एंगल बनाते हुए चली जाएगी। हम हमेशा यही काम करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट से दो रे फेंकते हैं। आपको समझ में आया? सीधी वाली फेंकी तो वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और एक किसी एंगल में फेंके, कोई भी एंगल फेंकना चाहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितना एंगल बनाते हुए फेंका था, मान लेते हैं आई मान लो इसको, तो उतना ही एंगल आई, लिख जरूर दे रहा हूँ आर, लेकिन आई और आर बराबर हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो ऐसे रे चली गई टकरा कर, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों रे आपस में क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज। ऐसा लग रहा है डाइवर्जिंग रे, याद रखिए दो लाइन किस प्रकार से बिहेव कर सकती। अगर दो लाइन ऐसे हैं, कन्वर्जिंग हैं, दो लाइन अगर कन्वर्जिंग हैं तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी वो इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी। यानी इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, देखो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं अगर कन्वर्जिंग है। अगर पैरेलल हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर डाइवर्जिंग है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं अगर, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। अगर इनको बैक प्रोड्यूस करिए आप, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। सपोज़ ये हमारी डाइवर्जेंट रे हैं दो, एक ऐसे रे है और एक ऐसे है। तो अगर इनको बैक प्रोड्यूस करें, इसको बैक प्रोड्यूस करें और इसको भी बैक प्रोड्यूस करें, तो पाएंगे कि ये पहले ही मीट करके आ चुकी हैं। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये दो रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दो रे आई हैं आपके पास, आपने दो रे फेंकी, एक सीधी फेंकी वो रिफ्लेक्ट होकर सीधी चली गई, एक ऐसे फेंकी वो ये चली गई। अब इन दोनों रे को देखो, रिफ्लेक्टेड रे को, ये दो रे को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा चूँकि आगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, चूँकि ये डाइवर्ज हो रही हैं। इनको पीछे प्रोड्यूस किया आपने ऐसे 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 ऐसे, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो ऐसे 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 ऐसे, देखो यहाँ ये मीट कर रही हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, जो ये रे मीट कर रही हैं वो एक्चुअली हमने अजम्पशन लिया, वी हैव एज्यूम्ड दैट दे वुड हैव इंटरसेक्टेड बिफोर somewhere, okay, because these are diverging rays. They are not actually intersecting, but they have already intersected before, as we can assume this. Why? Because they are diverging, it means that they would have intersected before. तो जब भी इस प्रकार की कोई इमेज बनती है जो वास्तविक
इंटरसेक्शन से नहीं बनती, ये वास्तविक इंटरसेक्शन नहीं है। वास्तविक वो होता है जो मुझे आगे होते हुए दिखाई दे, जो पीछे हुआ है। इस प्रकार के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी, याद रखिएगा। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट होती तो रियल इमेज बनती, पीछे बैक प्रोड्यूस करके जो इमेज बन रही है इंटरसेक्शन से वो वर्चुअल बनेगी। बहरहाल ये तो रियल और वर्चुअल, तो अभी मैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स जब मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। मैं अभी ये दिखाना क्या चाहता हूँ वो आप देखिए। इतना तो आपको समझ में आया, मैं इसको रब करके फिर से फिगर बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। मैं फिर से इसको रब करके अगेन आई एम ड्रॉइंग इट। बी वेरी वेरी केयरफुल डियर, बी वेरी केयरफुल in whatever I am drawing, okay? Just try to look what I am trying to say. This is a mirror we have got, okay? Here is our object, it is an r distance away from the mirror. Let's draw it straight away. This is mirror, okay? This is mirror. ये एक मिरर है, जो सीधी लाइन आ रही है वो टकरा कर वापस ऐसे चली गई, ये लाइन हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और ये हमने एक एंगल पे फेंका, तो जो एंगल बनाते हुए आ रही थी वो इतने एंगल बनाते हुए चली गई होगी ये, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों को आई लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो पाया ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ज़रा मैं अब थोड़ा सा नियम लगाने जा रहा हूँ। अब आप देखिए, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ फिगर से थोड़ा सा। अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल बराबर हैं आपस में। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे? अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। क्या रीज़न है? इतना तुम्हें आना ही चाहिए, नहीं आता तो बहुत गलत बात है। क्यों नहीं आता है आपको? इतना आता है ना, यू नो इट वेरी वेल। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आर दीज नॉट? आर दीज नॉट टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स? So corresponding angles are equal. What is a corresponding angle? You would have gone through this. जब दो पैरेलल लाइन पर एक इंटरसेप्ट ड्रॉप होता है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं, या फिर आप ये कह दीजिए ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, या ये एंगल, बात समझ में आ रही है, और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है ना। इसी प्रकार से इधर भी ये और ये आपस में अल्टरनेट होते हैं। ये सब तो आप पहले से जानते हैं। तो चूंकि ये है पैरेलल लाइन, एक सीधी ये है लाइन, एक सीधी ये लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, और ये हमारा इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से बराबर होंगे। ये बात समझ में आई? उसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगेन वही चीज़, ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिगर से जरूर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे कि पैरेलल नहीं है, वो तो मुझे बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन क्या मतलब है, ये दोनों भाई ये भी तो नॉर्मल है ना, और ये भी नॉर्मल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कैसे बराबर होंगे? ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल में, देखो ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। ये पूरे ट्रायंगल में देखो, इनफैक्ट ये बड़े ट्रायंगल को दो ट्रायंगल की तरह देख लो, एक ट्रायंगल ABD देख लो और एक ट्रायंगल ACD देख लो। जो बोल रहा हूँ उसे आप कॉपी में लिख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने कॉपी में लिखिएगा। इन दो ट्रायंगल में अगर आप गौर करें तो ये एंगल दोनों में 90-90 डिग्री बराबर है। कोई दिक्कत भाई? नहीं। ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये ट्रायंगल, एक्चुअली ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, अगर इस ट्रायंगल में देखो ये और दोनों आपस में बराबर हैं तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं? ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं अपोजिट, तो उनके अपोजिट जो साइड होती है वही बराबर होती है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ना। अगर ये एंगल D है, ये एंगल C है, मान लेते हैं इसको एंगल B कह दो, इसको एंगल C कह दो। अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है तो AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, दीज आर जनरल रूल्स ऑफ triangles, you might be knowing about this, don't you?
सो ये दो साइड बराबर हैं, ये दो साइड हमने कह दी बराबर है, हमने कह दिया यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू AC है हमारे पास, ये हम जानते हैं। तो अब इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। एक ट्रायंगल आप लिख लीजिए, लिखिए आप ABD और एक ट्रायंगल ACD। ये दो ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, यानी लिख सकते हैं आप एंगल ADC और ये एंगल आपस में बराबर है। ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं और ये दोनों एंगल ही बराबर हैं और ये दोनों की करस्पॉन्डिंग ये वाली और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दो ट्रायंगल में कैसे डिसाइड करते हो कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन सी साइडें बराबर होंगी? उसमें कैसे पता लगता है? देखो भाई, ये बड़ा सिंपल है। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो देखो कि एंगल दोनों के कौन कौन से इक्वल हैं। ये एंगल इसके बराबर है तो इसका मतलब इस एंगल के अपोजिट साइड तो ये है, तो ये तो भाई दोनों में कॉमन ही है। अब तीसरा बचा एंगल ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये दो साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। बस यही इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। इसका मतलब बस इतना था कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। अगर आप 10 मीटर की दूरी पे मिरर से खड़े हैं तो आपकी मिरर में जो इमेज बनेगी वो अंदर में उसके 10 मीटर दूर बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी। क्यों वर्चुअल बनेगी? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, बैकवर्ड इंटरसेक्शन से बन रही है। वर्चुअल इमेज बन रही है। जितनी दूरी पे आप थे उतनी ही दूरी पे इमेज बन रही है और जिस साइज़ के आप हैं उतनी ही साइज़ की बनेगी। अगर आप 5 मीटर के साइज, आप मान लेते हैं आप 6 फुट के हैं तो आपकी इमेज भी 6 फुट की है। ऐसा नहीं कि आप 6 फुट के हैं तो आपकी इमेज इतनी छोटी सी आ रही है या आप इतने छोटे से इतनी बड़ी सी, नो, इट्स अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स में ऐसा होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, सो लेट मी रब दिस डाउन। ओके, दैट, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बात क्लियर करता हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आप बहुत अच्छे से सीखिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत चीज़ें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप उसे खुद से लिखें, आपकी समझ के लिए। ओके।